Good morning, students. Today we will read a poem Amanda, composed by an Australian author and poet Robin Klein. यह कविता ऑस्ट्रेलियन ऑथर एंड पोएट रॉबिन क्लाइन द्वारा कंपोज की गई है. In this poem, the poet describes a little girl named Amanda who is constantly instructed about do's and don'ts by the elders. Do's and don'ts means the things permitted or required and the things forbidden. क्या करें और क्या न करें. इस कविता में पोइट एक छोटी लड़की अमांडा के बारे में वर्णन करती हैं जो अपने बड़ों एल्डर्स के द्वारा लगातार निर्देशित की जाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे एक या दूसरे काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है. उसे अपने इच्छानुसार कोई भी काम करने से रोका जाता है. You too may feel that your freedom is curtailed. आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता पर पर्दा डाला गया है, अर्थात आपकी आज़ादी भी आपसे छीन ली गई है. Similarly, Amanda is told not to hunch her shoulders and to sit up straight. अमांडा को कहा जाता है कि वह कंधे हंच और बेंड न करे, अपने कंधे को न झुकाए और सीधे बैठे. She is told to finish her homework and tidy her room and to clean her shoes. उससे कहा जाता है कि वह अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा करे और अपने कमरे को टाइडी अप अर्थात क्लीन अप करे, उसे साफ व सुव्यवस्थित करे और अपने शूज को भी साफ करे, क्लीन करे. She is forbidden from eating a chocolate that she has. उसे अपने पास रखे चॉकलेट को खाने से मना किया जाता है. But all the time, the little girl Amanda keeps dreaming of a life of freedom in open. लेकिन हर समय द लिटिल गर्ल अमांडा एक ऐसे जीवन की कल्पना करती है, स्वप्न देखती रहती है जिसमें उसे पूर्ण आज़ादी हो, कोई उसे रोके टोके नहीं. एक ऐसा जीवन जिसमें वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो, किसी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप न करे. She dreams of mermaid in the calm green sea, of roaming barefoot in the dusty street, and of the golden-haired Rapunzel who lived alone in a high tower. वह शांत हरे समुद्र में मरमेड, मत्स्यांगना, a sea creature or a girl having a tail of a fish instead of legs and who lives in sea, यानी जलपरी के सपने देखती है. वह कल्पना करती है कि वह एक जलपरी है और शांत चमकदार हरे समुद्र में खुशी से नंगे पैर भ्रमण कर रही है. वह धूल भरी स्ट्रीट में नंगे पांव घूमती है और सुनहरे बालों वाले रपंजेल परी राजकुमारी जो एक ऊंचे टावर में अकेले रहती थी, उस फेरी या प्रिंसेस के बारे में सोचती है. The poet advises her not to remain gloomy or worried, otherwise the people will think that she has been scolded by the poet. पोइट अमांडा को सुझाव देती हैं कि वह उदास व चिंतित न रहे, अन्यथा लोग यह सोचेंगे कि उसे पोइट के द्वारा डांटा गया है. Students, this was the summary of the poem. Now let's start the explanation of the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Here bite means cut something with teeth and hunch means bend. In these lines, mother advises Amanda not to bite or cut her nails. इन पंक्तियों में अमांडा की मदर उसे सलाह देती हैं कि वह नेल्स नाखून दांत से न काटे
क्योंकि यह बैड हैबिट है, बुरी आदत है। शी फर्दर एडवाइजेज हर नॉट टू बेंड हर शोल्डर्स। अमांडा की माँ उससे कहती हैं कि वह अपने कंधे को बेंड करके, कंधों को झुकाकर न बैठे। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। हियर स्लाउचिंग दैट मीन्स सिट लेजली और sitting in a lazy way, and straight means erect, ERECT, सीधा। Mother advises Amanda not to sit lazily and to sit straight. Mother says so because she wants Amanda to sit in the right posture. अमांडा की माँ उसे सलाह देती हैं कि वह बैठते समय अपनी कमर को सीधी रखे, अर्थात वह सही मुद्रा में बैठे, उसका पोस्चर सही हो। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जब भी वे बैठते हैं तो वे झुककर बैठते हैं, जो बैठने का सही पोस्चर नहीं है। हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। हियर देयर इज repeated use of a word don't at the start of first and second line. Don't bite your nails, don't hunch your shoulders. So the poetic device will be anaphora, ANAPHORA. The repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses is called anaphora. Successive clauses एक के बाद एक आने वाले उपवाक्यों की शुरुआत में एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति को अनेफ्रा कहते हैं। Don't hunch your shoulders. Here there is repetition of vowel sound O, so it will be assonance, ASSONANCE. यहाँ पर don't, your और shoulders में O vowel sound रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होगी एसोनेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वरों की एकता या स्वर साम्य। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पर स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट और स्ट्रेट में सेम लेटर एस रिपीट हो रहा है, इसलिए पोएटिक डिवाइस होगी अलिट्रेशन, अनुप्रास। Another poetic device, repetition, is also used. The word Amanda is repeated. Now here the lines given in the brackets are her feelings after receiving advice from her mother. There is a languid emerald sea. Languid, relaxed, RELAXED. Another meaning, lazy or lacking vigor, niskriya. Emerald means bright green, चमकदार हरा. Where the soul means only, inhabitant is me. Inhabitant means dwellers, DWELLERS, or resident, निवासी. After getting scolded from her mother, Amanda imagines herself to be in a deep green sea. She says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea. अपनी माँ से डांट सुनने के बाद अमांडा अपने आप को गहरे हरे रंग के समुद्र में होने की कल्पना करती है। वह कहती है कि वह इस सुंदर हरे समुद्र में अकेले रहना चाहती है। A mermaid drifting blissfully. Mermaid means a sea creature. Another meaning, a girl having tail of a fish instead of legs and who lives in sea, Jalpari. Drifting means carried slowly by the water or moving slowly. Blissfully means happily or with highest happiness. Amanda thinks of herself as a mermaid. She imagines herself like a mermaid. वह स्वयं को मरमेड की तरह कल्पना करती है, एक मत्स्य कन्या के रूप में सोचती है। स्लोली एंड हैप्पीली मूविंग इन द सी, जो धीरे धीरे और खुशी से समुद्र में चलती है। In these lines, the poet says that the little girl Amanda has become sick of scolding of her mother.
She wants to live in a calm environment where there is no one to advise her. She wants to live there peacefully and happily. अपनी मदर की बार बार डांट सुनने के कारण अपने आप को दुखी महसूस करती है और वह चाहती है कि वह ऐसी जगह रहे जहां का वातावरण शांत हो और उसे कोई सलाह न दे। वह वहां शांतिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्ण रहना चाहती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। इमराल्ड सी, यहां पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। हियर देयर इज यूज ऑफ वर्ड इमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ इमराल्ड। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यहां पर इमेजरी का प्रयोग हुआ है। अल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का भी यहां प्रयोग हुआ है। मरमेड इज अ वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy or clean your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. In these lines, the poet says that Amanda's mother is asking her whether she had completed her homework or not. अमांडा की मदर उससे पूछ रही हैं कि क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अथवा नहीं। She is asking if Amanda had cleaned her room or not. वह जानना चाहती हैं कि क्या अमांडा ने अपने कमरे को साफ कर लिया या नहीं। She is reminding Amanda to clean her shoes. वह अमांडा को उसके शूज को साफ करने के लिए उसे याद दिलाती हैं। Students, you can see here that Amanda's mother is continuously asking her questions regarding her homework, whether she had completed or not, whether she had cleaned up her room and shoes or not. Alright, now let's talk about literary devices. See the line, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Here there is repetition of word did at the start of these lines, so the poetic device will be anaphora. Another poetic device, assonance, is also used in these lines. You see the repetition of vowel sound O in the words you, your, homework and room. See the line, I thought I told you to clean your shoes. Here there is the repetition of vowel sound O in the words thought, told, you, your and shoes. So here the literary device will be assonance. ASSONANCE. इस लाइन में रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। आई का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसी लाइन में अलिट्रेशन भी है। थॉट और टोल्ड में फर्स्ट लेटर टी सेम है। अमांडा वर्ड भी रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट लाइन्स, हियर अगेन अमांडा एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। Orphan means a child whose parents are dead, anath. Roaming means moving or wandering, WANDERING. Amanda imagines herself to be an orphan moving around in the street. Means Amanda imagines if she would have been orphan without parents, she would have walked freely in the streets. अमांडा अपने आप को एक ऑर्फन अनाथ बच्ची के रूप में कल्पना करती है जो स्ट्रीट में स्वतंत्र रूप से घूमती है। वह स्वयं को स्ट्रीट्स में, गलियों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने हेतु अनाथ ऑर्फन होने की कल्पना करती है। उसका मानना है कि यदि वह बिना माता पिता की होती तो वह गलियों में स्वतंत्र रूप से टहलती, क्योंकि तब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। I patterned soft dust with my hushed bare feet. Here pattern means design, DESIGN. Hushed means silent or quiet and still place. Bare means uncovered or without wearing anything. Amanda imagines that she would have drawn designs on the soft dust with her bare or uncovered feet very quietly.
अमांडा सोचती है कि बिना माता पिता के ऑर्फन गर्ल के रूप में वह स्ट्रीट में इधर उधर घूमती और मुलायम धूल सॉफ्ट डस्ट पर अपने नंगे पैरों से डिजाइन तैयार करती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम, independence. Here there are two metaphors. One is the metaphor of comparing silence with the invaluable gold to represent the worth of silence in every sphere of life. Secondly, freedom is compared with sweetness that would leave a pleasant taste in our memory. Amanda thinks that silence is very precious and freedom is sweet, very good or excellent thing. The continuous nagging by mother makes Amanda feel that her life is not free and peaceful. बार बार माँ के द्वारा अमांडा को टोकना उसे अनुभव कराता है कि उसका जीवन स्वतंत्र और शांतिपूर्ण नहीं है। अमांडा said that the silence is golden and the freedom is sweet. मौन स्वर्ण है और स्वतंत्रता मधुर है। Because her mother used to give her instructions and due to this she was unable to enjoy her freedom. That's why she imagines herself to be an orphan so that she will not be advised by her parents. She would be free to do whatever she liked. Thus we see here Amanda thinks opposite to her mother. Amanda अपनी माँ से विपरीत सोचती है। Her mother wants her to keep everything neat and clean, but Amanda wants to play in dust with her bare or uncovered feet. Moreover, she is so fed up of these constant naggings or instructions from her mother that she says silence is golden, which means that silence is very crucial and precious. She further says that freedom is sweet. This means she never feels free when she is with her mother. माँ के द्वारा लगातार सुझाव या निर्देश दिए जाने की वजह से अमांडा अब ऊब चुकी है। वह कहती है कि साइलेंस गोल्डन है, अर्थात साइलेंस मौन चुप रहना बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती है। वह आगे कहती है कि स्वतंत्रता मधुर है, फ्रीडम इज स्वीट। इसका तात्पर्य है कि वह अपनी माँ के साथ होती है तो वह कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करती है। Okay, now let's see next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, means pimples, मुहासे, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? In these lines, mother is asking Amanda not to eat chocolate. She reminds Amanda that she had got pimples because of eating chocolate. Mother tells her to look at her when she is speaking to Amanda. इन पंक्तियों में अमांडा की मदर उससे चॉकलेट न खाने की बात करती हैं। वह अमांडा को याद दिलाती हैं कि चॉकलेट खाने की वजह से ही उसके चेहरे पर पिंपल्स यानी मुहासे निकल आए हैं। अमांडा की मदर उससे अपेक्षा करती हैं कि जब वो उससे बात कर रही हो तो अमांडा उनकी तरफ देखे, उनकी बातों पर ध्यान दे। After that, Amanda expresses her innermost, most private and deeply felt feelings and says, I am Rapunzel. Rapunzel is a German fairy tale recorded by the brothers Grimm, Grimm, and first published in 1812 as part of children's and household tales. In this fairy tale, Rapunzel was a princess who was imprisoned in a tower by a witch. इस फेरी टेल में रपंजल जो कि एक राजकुमारी थी, उसे एक चुड़ैल विच के द्वारा टावर में कैद कर लिया गया था। She had a very long hair. उस प्रिंसेस के बाल बड़े थे। She was rescued by a prince who had climbed the tower with the help of her hair. उसे एक राजकुमार प्रिंस के द्वारा बचाया गया था जो राजकुमार रपंजल के लंबे बालों के सहारे टावर तक पहुंचा था। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare.
Here tranquil means peaceful or calm, शांत. Rare means unique or uncommon. I'll certainly never let down means to fall below my bright hair. Here in these lines, Amanda imagines herself to be a Rapunzel and living alone in a tower. अमांडा स्वयं को रपंजल के रूप में कल्पना करती है और सोचती है कि काश वह उस फेयरी प्रिंसेस की भांति अकेले टावर में रहती. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. शी थिंक्स दैट इट विल बी यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ विथ लॉट ऑफ पीस. अमांडा सोचती है कि उस रपंजल की तरह वह टावर में अकेली रहेगी और वहां उसे अद्वितीय जीवन शैली के साथ शांति प्राप्त होगी. I'll certainly never let down my bright hair. Amanda says she will not put her bright hair down from the tower as she wants to live there alone. अमांडा कहती है कि वह टावर से अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराएगी क्योंकि वह उस टावर में अकेले रहना चाहती है और वह नहीं चाहती कि उसके बालों के सहारे चढ़कर कोई उस तक पहुंचे. Amanda wants to be Rapunzel because she feels that life in the tower will be peaceful and unusual or uncommon. She thinks that in the tower she will be free from interruptions and live there peacefully. She declares that she will never let her hair down so that no one could reach her in the tower with the help of her hair, as the witch used to do with Rapunzel. The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel. But Amanda confirms that she will never let her bright hair down and give a chance to anyone to come to her in the tower and curtail her freedom. Alright, now let's talk about poetic devices. यहाँ पर रपंजल एक प्रसिद्ध फेरी टेल कैरेक्टर का जिक्र किया गया है, तो पोएटिक डिवाइस होगा allusion, ALLUSION. Another poetic device that is used in the line, "Will you please look at me when I am speaking to you" is assonance, ASSONANCE. In this line, there is the repetition of vowel sound E and O in the words please, me, when, speaking, and you, look, you, respectively. See the lines, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. Here you can see there is the repetition of identical consonant R in the words Rapunzel, care, bright, and hair. So the poetic device will be consonance. Consonance is a stylistic literary device identified by the repetition of identical or similar consonants in neighboring words whose vowel sounds are different. Consonance एक शैलीगत साहित्यिक उपकरण है जिसे पास या समीप के शब्दों में समान या समान व्यंजन consonants की पुनरावृत्ति द्वारा पहचाना जाता है जिनकी स्वर ध्वनियां अलग होती हैं. Another poetic device, repetition is also there. The word Amanda is repeated in each stanza. Now let's see the concluding lines of the poem. Stop that sulking at once, Amanda. Here sulking means be in a bad mood or not speaking. At once means immediately. You are always so moody. Moody means unstable. UNSTABLE, Amanda. Anyone would think that I knocked at you, Amanda. Knocked means harassed or scolded. HARASSED, harassed or scolded. In this stanza, mother tells Amanda not to stop speaking. Amanda की मदर उससे कहती हैं कि वह बोलना बंद न करे. She says that Amanda is always very moody. वह कहती है कि अमांडा हमेशा मूडी अस्थिर मनोदशा वाली लड़की है. If Amanda behaves this way, people will think
mother has scolded her. यदि अमांडा इस तरह का व्यवहार करती है तो लोग यही सोचेंगे कि मां ने उसे डांटा है. Students, in the concluding lines, you can see here, Amanda's mother warns her not to be in a bad mood at once or immediately. She should not behave in a very odd manner. She asks her to stop being in a bad mood. She blames Amanda for being always so moody, unstable, bad-tempered or unhappy, often for no particular reason. Amanda's mother also rebukes her by saying that her behavior will one day make people think that she was continuously being nagged or harassed by her mother. Dear children, after going through this poem, we can say that though Amanda is nagged, controlled and instructed by her mother on every small thing, but she cannot react to this. If she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this, as others would think that her mother is very dominating towards her child. Now poetic devices. Stop that sulking. Here S sound is repeated at the start of closely connected words, so poetic device will be alliteration, anupras. Next poetic device is repetition. The word Amanda is repeated. Students, that's all about this poem. इस कविता के बारे में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर. गुड बाय.